हेलो दोस्तों, नमस्कार। दर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो आपका चैप्टर है उसका 4th लेक्चर। तो इसमें जो बचा हुआ पार्ट्स है वो आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख इज अ डिजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा लद्दाख के बारे में। तो चलिए यहाँ पे इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका इंडिया का मैप। तो ये हो गया इंडिया का मैप। तो लद्दाख क्या है? एक डेजर्ट एरिया है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर वाला ये जो पोर्शन है, इसका ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपका हो गया लद्दाख। ठीक। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना वो पॉसिबल बहुत कम है, ना के बराबर, क्योंकि यहाँ का जो लैंड सरफेस एरिया जो है ना वो माउंटेनियस एरिया है। ये पूरा जो है हिमालयन रेंज यहाँ से निकलती है ऐसे करके। तो यहाँ पे जो फर्टाइल लैंड तो है नहीं, या जो आप कह सकते हैं कि प्लेन एरिया तो है नहीं जो खेती अच्छे से होगी। हाँ। द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो। रेन जो है ना वहाँ ना के बराबर होती है, ये बहुत कम होती है। और वो ये जो पूरा रीजन है लद्दाख वाला, ये स्नो से कवर है। जब स्नो से कवर है, जब लैंड दिखेगा ही नहीं, बारिश होगी ही नहीं, फर्टाइल कहाँ से होगा लैंड, और एग्रीकल्चर ना के बराबर होगा। देयर आर फ्यू ट्रीज डेट कैन ग्रो इन द रीजन। यहाँ पे बहुत कम ट्रीज है जो कि इस रीजन में ग्रो होता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए वहाँ के लोग जो है ना वो डिपेंड होते हैं किस चीज़ पे? जब स्नो जो मेल्ट होता है, जो स्नो है, जो बर्फ़ है, जब वो मेल्ट होता है उससे जो पानी निकलती है वही पानी वो लोग यूज करते हैं समर के मंथ में। यहाँ के लोग क्या करते हैं? सीप रखते हैं। सीप जो है आपका वो है आपका भेड़िया टाइप का है आपका। ये हो गया आपका सीप। हाँ, सीप हो गया भेड़िया। ये रखते हैं वहाँ के लोग। sheep and goats। the goats in this region are special। इस रीजन में जो बकरियां होती है ना वो स्पेशल होती है। और ये वाला जो रीजन में जो बकरियां होती है और इस लद्दाख वाला जो रीजन में बकरियां होती है उनमें कुछ स्पेशलिटी होती है। क्या होती है? दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। वूल का एक प्रकार है जिसका नाम है पश्मीना। द वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कोस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये जो वूल है ना ये बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि इससे पश्मीना शॉल निकलता है, जिससे कि जाड़ा के दिनों में जो शॉल ओढ़ते हैं हम लोग ठंडी से बचने के लिए, वो पश्मीना शॉल काफ़ी महंगा होता है, जो यही भेड़ से निकाल के बनाया जाता है पश्मीना शॉल, है ना। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल। ये लोग बहुत ही केयरफुल तरीके से कलेक्ट करते हैं गोट से, है ना। एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। और इसको जाके बेचते हैं, है ना। सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवेन इन कश्मीर। ये कश्मीर में मुख्य रूप से ही कह सकते हैं कि वो बनाया जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पश्मीना वॉल्स जो है वो कहाँ के लिए, कौन सा स्टेट के लिए या कौन सा रीजन के लिए फेमस है। आपको ऑप्शंस में मान लो डाल देगा बिहार, यूपी, केरला, लद्दाख। तो आप लद्दाख टिक करके आओगे। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क। मतलब उसी जो सीप है उससे मीट भी वो नहीं खाते हैं और उसका मिल्क भी पीते हैं। और उसके अलावा और उसी मिल्क से क्या करते हैं? चीज़ और बटर भी प्रोड्यूस करते हैं। और बचा हुआ जो वूल होता है उससे वो पश्मीना शॉल बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, काउज एंड जोस बोलो या डी को साइलेंट करके जोस बोलो या जोस बोलो। ये एक काव होता है, या काव जिसको बोलते हैं, जो खास तौर पे उसी इलाके में पाया जाता है। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders। वहाँ पे डेजर्ट पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि लद्दाख है ना वो अट्रैक्ट नहीं करता ट्रेडर्स को, ये वहाँ पे ट्रेडर्स नहीं आते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। लद्दाख में बहुत सारे ट्रेडर्स और टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट्स हैड मेनी पासेस। बहुत सारे पासेस और कारवां चलता है। जैसे कि ये जो है ना ये वाला जो मान लो एरिया है, यहाँ जो एरिया है, तो ये वाला जो बीच का जो एरिया है ना यहाँ से कारवां गुजरता है, या ये पासेस
कहलाता है। दो पहाड़ के, दो माउंटेनियस रीजन के बीच से ऐसे रास्ता गुजरता है और ये पासेस होता है। हाँ, विच कारवां ट्रेवल्ड टू वाट इज टूडे कॉल्ड तिब्बत। तिब्बत जो है ना रीजन जो है वहाँ पे वो कारवां जाता है। तिब्बत किधर है ये हम देख लेते हैं। ये जो आपका है लद्दाख है, ये आपका लद्दाख वाला रीजन है, और ये वाला जो आपका एरिया है ना यहाँ पे है तिब्बत। तिब्बत बगल में ही है आपका ये वाला रीजन तिब्बत। दिस कारवांस कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। ये कारवां क्या करता है, अपने साथ लेके जाता है मसाले, रॉ सिल्क और कारपेट। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत विया लद्दाख, मतलब लद्दाख के थ्रू जो है ना बुद्धिज्म कहाँ पहुंचा, तिब्बत में पहुंचा। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, मतलब तिब्बत को ही जो है ना, यानी लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। और हम अब पढ़ लेते हैं आगे। इस्लाम जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ था इस रीजन में 400 साल, मोर देन 400 ईयर्स एगो, एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना मुस्लिम की वो सिग्निफिकेंट है, अच्छा खासा पॉपुलेशन है मुस्लिम की। यहाँ पे जो इस्लाम है वो 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख है जो वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन। लद्दाख का जो ट्रेडिशन है ना वो बहुत ज़्यादा रिच है, वहाँ का ओरल ट्रेडिशन। और वहाँ के जो सॉन्ग्स है, पोएम्स हैं, जो लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन है ना, वो कौन सा उसका सॉन्ग फेमस है जो परफॉर्म किया जाता है, केसर सागा। केसर सागा ये आप जॉट डाउन कर लेंगे, केसर सागा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, केसर सागा। और एक और भी ऑब्जेक्टिव में मैं बताया था, पश्मीना शॉल जो लद्दाख में पाया होता है। हाँ, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ, केसर सागा जो है ना वो परफॉर्म्ड होता है किसके द्वारा, मुस्लिम्स और जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वहाँ का, दोनों मिलके परफॉर्म करते हैं केसर सागा। तो हम कवर कर लिए आपका लद्दाख। अब हम कवर करते हैं आपका केरला। तो एक मैप और ड्रॉ कर देते हैं ताकि इसमें केरला को हम लोग देखेंगे। लद्दाख तो देख लिए, अब केरला को देखेंगे। चलिए, केरला वाला जो रीजन है वो आपका है, हाँ यहाँ पे एक जो रीजन है ये वाला केरला है। यहाँ पे सी है, अरेबियन सी, और इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। बाकी इधर इंडियन ओशियन है। ये आपको थोड़ा सा ज्योग्राफिकल नॉलेज भी दे देते हैं ताकि आपको बेटर वे में समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे केरला है, इधर सी है, और इधर वेस्टर्न घाट है, थोड़ा सा माउंटेनियस रीजन है इधर। तो चलिए देख लेते हैं। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला जो है ना ये स्टेट है कहाँ पे, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का साउथ वेस्ट कॉर्नर। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट। तो क्या कह रहा, साउथ वेस्ट कॉर्नर। यहाँ हो गया साउथ, यहाँ हो गया वेस्ट, साउथ वेस्ट कॉर्नर ये हो गया, है ना। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, एक साइड में सी है, मैं पहले बता चुका हूँ, एक साइड में सी है, और अदर साइड क्या है, हिल है, और अदर साइड क्या है आपका, हिल एरिया है। अ क्लोव्स एंड कार्डामोम्स आर ग्रोन इन द हिल्स। यहाँ पे मसाले जो है ना वो उगाए जाते हैं या पाए जाते हैं, है ना, कार्डामोम्स और क्लोव्स, है ना। इट इज स्पाइसेस डेट मेड दिस रीजन एंड अट्रैक्टिव प्लेस। ये जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, है ना, इस प्लेस को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, किसके लिए, ट्रेडर्स के लिए। अब ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट टू कम हेयर। और जो ज्यूइश थे और जो अरब ट्रेडर्स थे वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे। और देख लेते हैं, द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जो है वो है सेंट थॉमस। माना जाता है कि जो सेंट थॉमस थे वो यहाँ आए थे लगभग 200 साल पहले। कब आए थे, 200 साल पहले, 200 ईयर्स एगो, एंड ही इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। मतलब उसको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है, किस चीज़ के लिए, कि वो क्रिश्चियनिटी लाए हैं भारत में। किसको क्रेडिट दिया जाता है, किसको क्रेडिट दिया जाता है, सेंट थॉमस को। सेंट थॉमस को इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि 200 साल पहले, 2000 साल पहले वो क्रिश्चियनिटी लाए भारत में। ये इसको भी आप ऑब्जेक्टिव में याद कर सकते हैं।
मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, बहुत सारे जो अरब ट्रेडर्स थे वो आए और यहाँ पे सेटल्ड हो गए। जैसे आपका हो गया इब्न बतूता, ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इब्न बतूता अरब ट्रेडर्स। हाँ, हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, मतलब 700 साल पहले लगभग वो आए। इब्न बतूता रोट अ ट्रेवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, और वो एक मतलब जो अपना ट्रेवल जो किए तो वो अपना एक लिखे ट्रेवलॉग, और जो उसमें वो क्या लिखा उन्होंने, लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमानों की स्थिति केरला में कैसी है। एंड सेज दैट दे वेर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, जो मुस्लिम्स थे केरला में उस समय वो लोग हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी माने जाते हैं उसके बुक के हिसाब से। द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, पोर्तुगीज जो थे सी रूट डिस्कवर्ड किए थे इंडिया में। पिछला लेक्चर में हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि आप कमेंट करके बताएं कि भारत का खोज किसने किया था, तो ये चीज़ आप अभी यहाँ देखिए, वही चीज़ सेम क्वेश्चन है। पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, पोर्तुगीज सी रूट डिस्कवर्ड किया इंडिया का, कहाँ से, यूरोप से। विच जिसका नाम क्या है, वास्को डिगामा, कहाँ पे लैंड किए थे, इस यहीं पे आए थे। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, है ना, बहुत सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, है ना, केरला में। जैसे कि रिलीजियस क्या इन्फ्लुएंस है, जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म, मतलब केरला बहुत ही रिच है डाइवर्सिटी के मामले में, और है ना, जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन हैं। और द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स, जो फिशिंग नेट्स पाया जाता है ना, जो फिशिंग नेट्स पाया जाता है केरला में, उस वो कैसा है, चाइनीज फिशिंग नेट्स की तरह है, जिसको कहा जाता है चीना वाला, है ना। और कुछ फ्राइंग जो है यूटेंसिल है, सामान है, जिसको क्या कहा जाता है, चीना चट्टी, मतलब कि ये कहा जाता है कि चीन से वो नाम जो है यहाँ आया, इसका मतलब हमारा व्यापार या संबंध उस समय चाइना से रहा होगा। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर इट राइस, मतलब जो लद्दाख था वहाँ पे फर्टाइल लैंड कम था, ना के बराबर था, और क्लाइमेट जो था वो सूटेड नहीं था ग्रोइंग राइस के लिए, लेकिन ये केरला है। मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर इट राइस, यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, राइस, फिश, वेजिटेबल्स। और ये आप पढ़ सकते हैं, द बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला, ये फेस्टिवल जो है इस ये भी आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव हो गया, ये भी आप यहाँ पे जॉट डाउन कर लेंगे। ओनम फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ओनम फेस्टिवल, ये देख सकते हैं ओनम फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट कर। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर्स, जो जोग्राफिकल फीचर्स है आपका लद्दाख का और केरला का, वो क्वाइट क्या है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हाँ, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है ना वो लगभग सिमिलर है ना। बोथ रीजन्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स, जो चाइनीज और अरब ट्रेडर्स थे ना, इससे ये दोनों रीजन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुए थे। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख इट्स वूल, यहाँ पे स्पाइसेस होता है, स्पाइसेस मसाले, और यहाँ पे ऊल होता है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, जो इन्फ्लुएंस है ना डाइवर्स कल्चर का वो केवल पास्ट का ये नहीं है कि सिर्फ पास्ट दोनों का सिमिलर है या डिफरेंस है। आवर प्रेजेंट लाइव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड विथ ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ, मतलब हम एक पार्ट से जब दूसरे पार्ट जाते हैं तो हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारा कल्चरल ट्रेडिशन सब दूसरा जगह मूव करता है, तो हम नई जगह जाते हैं तो वहाँ की कुछ चीज़ें अडॉप्ट करते हैं और कुछ अपने साथ लाते हैं, तो मिक्स कल्चर होता है। देखो, सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज, बहुत सारे सेवरल कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ हम क्या करते हैं, शेयर करते रहते हैं और कुछ नई कल्चर डेवलप होता है। आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच
वी डू थिंग्स टुगेदर, हम लोग टुगेदर मिलके एक साथ चीज़ें करते हैं, टुगेदर मिलके एक साथ चीज़ें करते हैं। हाँ, कस्टम्स हो गया या ट्रेडिशंस हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये चैप्टर ही वही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी को बार बार अलग तरीके से समझाया गया है। देखो ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। इंडिया डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ना, वो हमेशा इस बात पे ये डिपिक्ट किया गया है कि वो क्या है, यूनिटी है, स्ट्रेंथ है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम लोग कंसिडर करते हैं यूनिटी के तौर पे, एक स्ट्रेंथ के तौर पर, एकता के तौर पर। जैसे कि व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जैसे कि भारत में जब ब्रिटिश इंडिया आगमन किए तो उन्होंने जो हमारे वुमेन थे, मैन थे, अलग कल्चरल, रिलीजियस या रीजनल बैकग्राउंड्स के लोग थे, वो लोग क्या हुए, एक साथ इकट्ठा हुए, एक साथ वो लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए। मैन वुमेन अलग अलग कल्चरल के लोग सब एक साथ इकट्ठा हुए, है ना। हाँ, किसको अपोज करने के लिए, किसको, ब्रिटिश को। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। जो इंडिया के जो मूवमेंट था ना, उसको लीड करने के लिए डिफरेंट बैकग्राउंड्स के थाउजेंड्स लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए, जमा हुए, है ना। दे वर्कड टुगेदर टू डिसाइड ज्वाइंट एक्शन। वो लोग इकट्ठा हुए किस चीज़ के लिए, ज्वाइंट एक्शन के लिए। हाँ, दे वेंट टू जेल टुगेदर, एक साथ वो जेल गए, है ना। दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, अलग अलग वेज उन्होंने ढूंढा उसको अपोज करने के लिए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस। वो सोच रहे थे ब्रिटिश कि वो क्या करेंगे, इंडियंस को डिवाइड कर देंगे, देंगे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो सोचे कि लाएंगे और इंडियंस को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कल्चरल डाइवर्सिटी है कि सब आपस में लड़ेंगे, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। दे वेर सो डिफरेंट एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम बट द पीपल सोड। लेकिन यहाँ के लोगों ने दिखाया कि हम लोग जो है ना, वो भले ही डिफरेंट हैं लेकिन हम लोग यूनाइटेड हैं। किसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ। ये आप पढ़ लेंगे, ये थोड़ा ये पोएम है, थोड़ा मेंशन किया हुआ। हाँ, ये जो सॉन्ग है ना, वो गाया गया था, कब गाया गया था, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में, जब ब्रिटिश जनरल जो थे ना, जनरल डायर, कौन थे, जनरल डायर। हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, कोई लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड, निहत्थे लोग जो थे, लार्ज ग्रुप पीसफुल पीपल को क्या किया था, मार दिया गया था, ओपन फायर कर दिया गया था, जिसमें लाखों या हजारों लोग, मैन वुमेन, हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम, रिच पुअर, सब लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके ऊपर गोली चला दिया गया था, किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा। कब, 13 अप्रैल 1919 को। उसी के याद में ये सॉन्ग कंपोज किया गया, इसी के ऑनर में ये सॉन्ग कंपोज किया गया है। देखो, सॉन्ग्स एंड सिंबल्स डेट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जो फ्रीडम स्ट्रगल था ना, उस समय सॉन्ग्स और जो सिंबल्स थे वो इमर्ज हुआ। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ये भी एक सिंबल है, एक स्ट्रेंथ का, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए, ताकि एक झंडा के नीचे सब लोग आके इकट्ठा हो सके और ब्रिटिश रूल को चुनौती दे सके, है ना। कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। क्या आप जानते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग की स्टोरी के बारे में आप जानते हैं। इट वॉज यूज एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। अभी जो बात मैंने बताई बस वही चीज़ है ना। और इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसका बुक है, जवाहरलाल नेहरू का। वो कहते हैं कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड। इंडियन जो यूनिटी है ना, इंडियन यूनिटी वो इम्पोज्ड या थोपा गया नहीं है, वो हमारे अंदर से है, इंटरनली हम इतने स्ट्रोंग हैं कि कोई भी आके हमें डिवाइड नहीं कर सकता है। हम बहुत ही मजबूत हैं इस मामले में। समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, वो हमारे अंदर बैठा हुआ, जकड़ा हुआ मजबूती के साथ, है ना। हाँ, द वाइडेस्ट टॉलरेंस beliefs and customs was practiced and every variety knowledge acknowledged and even encouraged, है ना। It was Nehru who coined the phrase unity and diversity। unity and diversity का जो
फ्रेज है उसको कौन कौन किया था, नेहरू किया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का फ्रेज कौन कौन किया था, तो नेहरू किया गया था, नेहरू के द्वारा किया गया था। अब इसको देख लेते हैं। इंडिया का जो नेशनल एंथम है उसको कंपोज किसने किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, है ना। और जो अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। नेशनल एंथम जो है वो कैसे यूनिटी को डिस्क्राइब करता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को फ्रेज किया था नेहरू ने, और जो नेशनल एंथम दिया किनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। ये नेशनल एंथम किस प्रकार हमारे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करता है, वो आप कुछ पॉइंटर लिख सकते हैं, या ये नेशनल एंथम आप पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो टोटल 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ये पाँचों क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करा दूँ अच्छे से, ताकि आपको कहीं पे इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। क्योंकि मैं पूरा अगर चैप्टर कंप्लीट कराया हूँ तो ये क्वेश्चन आंसर भी मेरा ही दायित्व बनता है कि मैं कराऊँ। तो जो ये 5 क्वेश्चन हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ला के समअप कर दूंगा। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगी वो, उसमें मैं पूरा कवर कर दूंगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।